प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 2 अंग कायोत्सर्ग एवं अंतरयात्रा, इन विषयों की चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन जीता है। जीना एक बात है और अच्छा जीवन जीना महत्वपूर्ण बात है। अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है प्रवृत्ति और निवृत्ति में संतुलन। आप जैसा कि जानते हैं, एक विद्यार्थी स्कूल जाता है और वहाँ पर पूरे दिन व्यस्त रहता है। घर पे आता है, घर पर आने के पश्चात पुनः या तो टीवी के पास बैठ जाता है या फिर अपने कार्यों को पूरा करने में लग जाता है और फिर व्यस्त रहता है। एक गृहिणी अपने जॉब पर जाती है और जॉब से आने के बाद पुनः घर पे किचन के कार्यों में संलग्न हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। हम ऑफिसर्स की चर्चा करें। ऑफिसर्स अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, घर पर आते हैं, फिर उन्हीं कार्यों को निपटाने में संलग्न हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे दिन हम व्यस्ततम रहते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि एक मशीन को जरूरत से ज़्यादा यूज किया जाए, उपयोग किया जाए, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है और यदि इसे हम जरूरत से ज़्यादा यूज करेंगे तो ये निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। आवश्यकता है जिस प्रकार हम मशीन को विश्राम देते हैं, वैसे ही शरीर को भी विश्राम दें। समय समय पर शरीर को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि शरीर को विश्राम नहीं दिया जाए तो वह बीमार हो जाता है और बहुत बार हम लोग अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। प्रश्न होता है, विश्राम कैसे दें? आप सोचेंगे कि हम जब नींद लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर को विश्राम देते हैं, परंतु कहा जाता है कि नींद लेना सामान्यतया हम ये मानते हैं कि वो विश्राम है, परंतु वास्तव में आप यदि ध्यान देंगे तो नींद की अवस्था में भी आपका मन और मस्तिष्क चल रहा होता है, तो उसे हम पूर्ण विश्राम नहीं कह सकते। पूर्ण विश्राम के लिए आवश्यक है हम कायोत्सर्ग करें। प्रश्न होता है, कायोत्सर्ग क्या है? कायोत्सर्ग 2 शब्दों से बना हुआ है, काया प्लस उत्सर्ग। काया का अर्थ है शरीर और उत्सर्ग का अर्थ है छोड़ना, शरीर को छोड़ना। प्रश्न होता है, शरीर को कैसे छोड़ें? हम जीवित मनुष्य हैं, क्या जीवित मनुष्य शरीर को छोड़ सकता है? नहीं। यहाँ पर कायोत्सर्ग के 2 अर्थ है। शरीर को छोड़ने के 2 अर्थ हैं। एक है टू गिव अप वॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, राइटिंग, टॉकिंग। दूसरा कायोत्सर्ग का अर्थ है टू गिव अप अटैचमेंट टुवर्ड्स बॉडी। पहला कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर के द्वारा जो हम हलन चलन करते हैं, छोटी मोटी क्रियाएं करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन सब कार्यों को बंद कर देना एक प्रकार का कायोत्सर्ग है, यानी कायिक स्थिरता। और दूसरा कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है उसे छोड़ देना। हम अनुभव करते हैं, एक छोटी सी चींटी हमारे शरीर पर चढ़ जाती है, काट लेती है, तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और व्याकुल हो उठते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट है, राग भाव है। यदि राग भाव कम होता है तो हम इतने ज़्यादा व्याकुल नहीं होते हैं जितना कि हम एक छोटी सी चींटी के चढ़ने पर हो जाते हैं। तो जरूरी है हम कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग से शरीर के प्रति जो ममत्व का भाव है वो दूर होता है, शरीर के प्रति जो राग भाव है वह कम होता है। आप सोच सकते हैं, आपके मन में सवाल हो सकता है कि हम शरीर के प्रति ममत्व क्यों कम करें? शरीर हमारा है, हमारा अपना है, हम इसके द्वारा अनेक कार्य करते हैं, फिर इसके साथ राग कम करने की बात क्यों की गई? आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शब्दों में कहूँ तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कायोत्सर्ग के 2 प्रयोजन बताए। क्योंकि हम शरीर के प्रति राग भाव कम करना या कायोत्सर्ग करना 2 कारणों से आवश्यक है। पहला कारण है साइकोसोमेटिक पर्पस, अर्थात मन कायिक प्रयोजन, और दूसरा है स्पिरिचुअल पर्पस, अर्थात आध्यात्मिक प्रयोजन। साइकोसोमेटिक पर्पस से हम क्या कहना चाहते हैं? साइकोसोमेटिक पर्पस का अर्थ है मन कायिक प्रयोजन। यदि आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में एक प्रकार की बीमारी का उल्लेख होता है, वह है मन कायिक बीमारी, यानी वो बीमारियां जो मन और शरीर दोनों से संबंधित है। सामान्यतया वह बीमारियां जो हमारे शरीर के स्तर पर होती है,
परंतु जिनका कारण मन होता है, जो कारण है वो मन के भीतर छिपा हुआ होता है। आपने अनेक बीमारियां देखी होगी, सुनी होगी, भोगी होगी। एक्जिमा, अल्सर, हाई बीपी, हार्ट के भी कुछ डिजीज हैं, आपने देखे होंगे और आपको लगा होगा कि ये हमारे शरीर के स्तर पर ये बीमारियां हैं। परंतु यदि आप गहरे में गए होंगे तो आप जानते हैं कि उन बीमारियों का कारण कहीं हमारे मन में छिपा हुआ होता है। जो लोग अधिक चिंताएं करते हैं, अधिक भावनात्मक रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, इन भावों से ग्रसित होते हैं, चिंताएं करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो बीमारी का असर तो शरीर पे होता है, लेकिन कारण मन में छिपा होता है। इन बीमारियों को साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक इन्हें मनःकायिक बीमारियां कहते हैं। और मनःकायिक बीमारियों का यदि सॉल्यूशन पूछा जाए तो एक ही है कि आप मन में जो छिपे हुए बुरे भाव हैं उनको मिटा दीजिए, जो चिंताएं हैं, जो तनाव है, उनको समाप्त कर दीजिए, और जैसे ही वो समाप्त होंगे आपकी बीमारियां संपन्न हो जाएगी। अब प्रश्न है कि हम संपन्न कैसे करें? तो उन बीमारियों को हटाने का एक ही उपाय है, या यूं कहूँ कि एक महत्वपूर्ण उपाय है, वो है कायोसर्ग। तो कायोसर्ग का पहला पर्पस है कि वो सोमेटिक बीमारी से हमें आराम पहुंचाता है या हमें मुक्ति दिलाता है। कायोसर्ग का दूसरा पर्पस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, वो बिल्कुल आध्यात्मिक प्रयोजन है। आध्यात्मिक प्रयोजन का अर्थ है कि दो अर्थ उन्होंने किए, प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक एवं बिहेवियरल चेंजेज। एक व्यक्ति कलुष मन का होता है, और जब कलुष मन का होता है तो उसके व्यवहार भी उसके प्रतिकूल होते हैं, समाज में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, उसके मन में भी बुरे विचार आते हैं और बाहर भी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसका कारण है कि उसका चित्त शुद्ध नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिविटी कहीं पर जाके चित्त से जुड़ी हुई होती है। हमारा चित्त, चेतना जितनी मलिन होती है, हम उतने ही बुरे कार्यों में संलग्न होते हैं। तो मूलतः आवश्यक है कि हमारा जीवन आध्यात्मिक बने, अध्यात्म का विकास हो, और इसके लिए आवश्यक है अध्यात्म के विकास के लिए आवश्यक है कायोसर्ग। जब व्यक्ति कायोसर्ग करता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, और निश्चित रूप से दोनों ही परिणाम, प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक और बिहेवियरल चेंजेस, उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कायोसर्ग के दो पर्पस बताएं जिनकी हमने चर्चा की। साइंटिफिक बेस ऑफ कायोसर्ग, कायोसर्ग का वैज्ञानिक आधार। विज्ञान कायोसर्ग के संदर्भ में क्या कहता है, हम विज्ञान के संदर्भ में कायोसर्ग को जानें। इसके पूर्व हमें आवश्यक है कि हम तनाव क्या है इसे जानें। तनाव आज की एक महत्वपूर्ण ही नहीं, यूं कहूँ एक प्रचलित बीमारी है। अधिकांश लोग इससे प्रताड़ित होते हैं। एक छोटा बच्चा भी मुझे लगता है जन्म लेता है तब से ही तनावग्रस्त रहना शुरू हो जाता है। तनाव क्या है? क्योंकि हम बहुत बार तनाव की चर्चा करते हैं, लेकिन तनाव क्या है इसे नहीं जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपने मन में चिंतन करें कि क्या आप तनाव क्या है इसे जानते हैं। शायद आप कई आंसर दे सकते हैं, कई उत्तर आएंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो सही उत्तर है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तनाव का सीधा सा कहूँ, यदि मैं कहूँ एक शब्द में, तनाव का अर्थ है इम्बैलेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी साम्यावस्था का असंतुलन। व्यक्ति दिन रात अनेक कार्य करता है, उस दौरान उसे स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस के कारण हमारे जीवन में, हमारे शरीर के भीतर एक असाम्यावस्था बन जाती है, उसे ही हम तनाव कहते हैं। हमारे शरीर में 10 तंत्र हैं और वह सभी तंत्र एक निश्चित अनुपात में कार्य करते हैं, चाहे वह डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सभी एक निश्चित अनुपात में कार्य करते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों के वश जब इस अनुपात में अधिकता या कम उनकी एक्टिविटी होती है तो हम उसे तनावग्रस्त मानते हैं। स्ट्रेस को जानने के लिए हम 3 प्रकार के स्ट्रेसर्स की चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के स्ट्रेसर्स हैं जो हमारे शरीर के भीतर इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं। 3 प्रकार के स्ट्रेसर्स हैं केमिकल स्ट्रेसर्स, फिजिकल स्ट्रेसर्स और इमोशनल स्ट्रेसर्स। केमिकल स्ट्रेसर्स में जब हम किसी प्रकार के आउटर चीज़ को अपने शरीर में इनटेक करते हैं, जैसे कैफीन है, अल्कोहल है, निकोटीन है,
शुगर है, ड्रग है, हाई फैट डाइट है, ये सब चीज़ें जब हम मुख के द्वारा शरीर के भीतर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, हमारे जो शरीर के विभिन्न तंत्र हैं उनको अधिक कार्य करना पड़ता है। और जब ये अधिक कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के जो तंत्र हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी सामान्य अवस्था पे जो काम कर रहे थे वो खत्म हो जाती है और उनकी असामान्य अवस्था हमारे सामने आती है, और इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा कारण है फिजिकल स्ट्रेसर्स। फिजिकल स्ट्रेसर्स भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल इनएक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी, दोनों ही हमारे लिए स्ट्रेसर्स हैं। नॉइस पॉल्यूशन है, एक्सीडेंट्स हैं, कभी कभी अनिद्रा भी हमारे लिए स्ट्रेसर्स बन जाती है। यदि आप कम नींद लेते हैं तो भी शरीर में जो हमारे तंत्र हैं उनका असंतुलन हो जाता है, वो सम्यक रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, और हमारा जब इम्बैलेंस बिगड़ता है तो निश्चित रूप से हम उसको तनाव की अवस्था कहते हैं। तो एक प्रकार के स्ट्रेसर्स हैं फिजिकल स्ट्रेसर्स, और तीसरे प्रकार के स्ट्रेसर्स हैं इमोशनल स्ट्रेसर्स, जो हैं जैसे भय है, गुस्सा है, किसी भी कार्य से अपने आप को गिल्ट फील करना है, दुख के भाव हैं, जेलसी है, हर्ट करना है किसी को या किसी के द्वारा हर्ट होना है, ये सब ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जो हमारे भीतर इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं। और निश्चित रूप से जब ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होता है तो हम तनाव की अवस्था का अनुभव करते हैं, और वही तनाव की अवस्था है। प्रश्न हो सकता है कि तनाव से क्या होता है। जब हम तनाव की अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर के भीतर क्या क्रियाएं होती है, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट अधिक हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं यानी विस्तृत हो जाते हैं, जरूरत से ज़्यादा फैल जाती है, हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है। हमारे शरीर में किसी भी कारण से हम स्ट्रेस में आए हैं तो स्ट्रेस के दौरान हमारे अधिकांश आपने देखा होगा पसीना आने लग जाता है, हमारे चयापचय का दर है वो भी घटबढ़ हो जाता है या कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। मसल्स स्ट्रॉन्ग, जो मसल्स है वो कड़ी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो भी बढ़ जाती है, और कहते हैं सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन गोज डाउन। जब हमारे भीतर स्ट्रेस पैदा होता है तो हमारे सेक्स हार्मोन्स भी निम्न हो जाते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो इम्बैलेंस है वो स्ट्रेस यानी तनाव के कारण हमारे शरीर के भीतर पैदा हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्ट्रेस के कारण शरीर में इम्बैलेंस का अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है, जैसे अस्थमा है, कैंसर है, कोल्ड्स है, डिप्रेशन है, स्टमक अल्सर्स है, एक्जिमा है। इन सब बीमारियों का कारण क्या है, स्ट्रेस। जब तनावग्रस्त होता है इंसान तो वो कितना भी चाहे, कितना भी बीमार ना होना चाहे, स्वस्थ रहना चाहे, फिर भी स्वस्थ रह नहीं सकता, क्योंकि तनाव की अवस्था में उसके मन में किसी न किसी प्रकार की एक चिंता, एक कुंठा घूमती रहती है और हमारे शरीर में इम्बैलेंस पैदा कर देती है, और जैसे ही इम्बैलेंस पैदा करती है हम बीमार हो जाते हैं। हमारे बॉडी उन तत्वों से जो बाहर के स्ट्रेसर्स हैं उनसे लड़ नहीं पाती है, यद्यपि सबकी क्षमता अलग अलग होती है, शरीर की जो सहन शक्ति है वो अलग अलग होती है, और कभी कभी इसीलिए देखा जाता है कि कुछ लोग कई बार स्ट्रेस आने पर भी अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं, और कई बार कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आते ही बीमार हो जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से अपने अपने शरीर पर डिपेंड करता है। फिर भी एक समय के बाद जब ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो अभी हमने सुना कि शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से जैसे ही व्यक्ति तनाव में जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो उससे बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, वो है विश्राम। और विश्राम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कायोत्सर्ग। स्पिरिचुअल बेस ऑफ कायोत्सर्ग की यदि चर्चा करूं तो जिस प्रकार शरीर क्रिया वैज्ञानिकों ने ये माना कि शरीर को विश्राम देना जरूरी है, यदि शरीर को नॉर्मल अवस्था में लाना है, जो शरीर कार्य करते करते या तनाव के कारण इम्बैलेंस हो गया है, जो सिस्टम गड़बड़ हो गए हैं, उनको पुनः संतुलित करने के लिए आवश्यक है उसे विश्राम दे। और विश्राम का एक प्रकार है कायोत्सर्ग। तो ठीक उसी प्रकार से अध्यात्माचार्यों का भी यही कहना है कि शरीर में जितने भी हलन चलन है उनको कम करें,
हम बहुत बार काम करते हैं, काम करते करते हमें विश्राम की याद ही नहीं आती है, या यूँ कहें हम विश्राम लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज टाइम कम है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, और प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यक्ति कायोत्सर्ग या विश्राम की सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये नहीं सोच पाने के कारण वह अपने शरीर को कितना खराब कर देता है वह नहीं जानता। एक शरीर क्रिया विज्ञान का विद्यार्थी इसको समझ सकता है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए ये समझ पाना बहुत कठिन होता है। हमें समझना है कि हम कायोत्सर्ग की अवस्था में अपने आप के शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कायोत्सर्ग करना जरूरी है। यदि मैं अध्यात्मचार्यों की बात करूं तो ये बात सही है कि शारीरिक तनाव को कायोत्सर्ग कम करता है, लेकिन अध्यात्मचार्यों के अनुसार कायोत्सर्ग कुछ और भी अधिक है, इससे ज़्यादा है। वो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। शरीर क्रिया वैज्ञानिकों ने इसे शारीरिक तनाव की मुक्ति का कारण माना, तो मैं कहूँगी अध्यात्मचार्य इससे भी आगे गए और उन्होंने कायोत्सर्ग को मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना, क्योंकि तनाव के 3 प्रकार बताए गए। शास्त्रों में मिलता है कि इसके स्ट्रेस तनाव के 3 प्रकार हैं: शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। तो ठीक उसी प्रकार से इन शारीरिक तनाव को कम करने के लिए जिस प्रकार कायोत्सर्ग आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करने के लिए भी कायोत्सर्ग आवश्यक है, या यूं कहें कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्यात्मचार्य के अनुसार इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सोल एंड बॉडी। मनुष्य जीवन जीता है, और वो जीवन जीता है, परंतु वो यह नहीं जानता कि मैं शरीर के साथ, इस शरीर के भीतर एक आत्मा भी निवास करती है। वो दिन रात कार्य करता है और केवल शरीर के लिए कार्य करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप खाना खाते हैं किस लिए, तो आप कहेंगे कि हम शरीर को चलाने के लिए खाना खाते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम सब कुछ अपने शरीर के लिए करते हैं, आत्मा की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन अध्यात्मचार्य कहते हैं केवल हमारा शरीर अकेला नहीं है, इस शरीर के साथ एक आत्मा निवास करती है, उसका भी अपना अस्तित्व है, और यह तभी अनुभव किया जा सकता है जब हम कायोत्सर्ग करें। जो व्यक्ति कायोत्सर्ग करता है वो भेद विज्ञान की अनुभूति करता है, शरीर और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति करता है। कायोत्सर्ग के संदर्भ में योगाचार्यों ने कहा इट इज अ प्रोसेस ऑफ परसीविंग डेथ, यानी ये एक मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया भी है। जो व्यक्ति कायोत्सर्ग करता है, लेटा हुआ है, और लेटे लेटे वो अनुभव करता है कि उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई है, और वह आत्मा पुनः उस शरीर को नीचे जमीन पर लेटे हुए देख रही है। तो ये अपने शरीर को ही मृत अवस्था में व्यक्ति देखता है। लेकिन यह कब होता है? जब कायोत्सर्ग की सघन अवस्था में चला जाए। तो अध्यात्मचार्य के अनुसार कायोत्सर्ग एक मृत्यु दर्शन की प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति जीवित अवस्था में अपने मृत्यु का अनुभव करता है। अध्यात्मचार्यों ने कायोत्सर्ग के 4 प्रकार किए, क्योंकि सामान्यतया हम ये समझते हैं कि हलन चलन बंद कर देना, चुपचाप बैठ जाना या कायिक स्थिरता कर लेना ही कायोत्सर्ग है, परंतु ऐसा नहीं है। अध्यात्मचार्य के अनुसार कायोत्सर्ग 4 प्रकार से किए जा सकते हैं। कायिक स्थिरता कायोत्सर्ग है, लेकिन उसके साथ वाचिक कायोत्सर्ग भी होता है। मनुष्य अधिक बोलता है, बातें करता है, चिंतन करता है, लेकिन बोलना बंद करना भी जरूरी है। बोलना बंद करना ही या अनावश्यक न बोलना एक प्रकार का कायोत्सर्ग है, वाचिक कायोत्सर्ग। जो व्यक्ति कम बोलता है, यानी जो संकल्प करता है कि मैं दिन भर में इतना बोलता हूँ, आज मैं कम बोलूँगा, तो ये एक प्रकार का वाचिक कायोत्सर्ग है। तीसरा प्रकार का कायोत्सर्ग है वो है मानसिक कायोत्सर्ग। मन के 3 कार्य हैं: स्मृति करना, चिंतन करना और कल्पना करना। अति चिंतन, अति स्मृति, अति कल्पना तीनों ही हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, हानिकारक है। मन की अवस्था को कंट्रोल करना, अति चिंतन या अति कल्पना में नहीं जाना, और कभी कभी ये सोचना कि हम आज बिल्कुल चिंतन नहीं करेंगे, अचिंतन की अवस्था में चले जाना, ये है मानसिक कायोत्सर्ग। और चौथा प्रकार का कायोत्सर्ग बताया गया, भावनात्मक कायोत्सर्ग। भावनात्मक कायोत्सर्ग बहुत हायर स्टेज है, जिसमें व्यक्ति शरीर और आत्मा इन दोनों में भिन्नता की अनुभूति करता है। आत्मा प्रकाशवान है
और उज्जवल है, और शरीर बॉडी जो पुद्गल है दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन कायोसर्ग की अवस्था में इसका अनुभव किया जा सकता है। तो शरीर और आत्मा इन दोनों में भिन्नता की अनुभूति करना भावनात्मक कायोसर्ग है। आपने देखा कि कायोसर्ग के आध्यात्मिक फायदे भी हैं और वैज्ञानिक लाभ भी हैं, क्योंकि कायोसर्ग अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग है जिसमें हम अपने शरीर को पूर्णतया शांत और शिथिल करते हैं। तो निश्चित रूप से कायोसर्ग से अनेक फायदे होते हैं और उन फायदों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला लाभ है परसेप्शन ऑफ ओरा, यानी अपने आभा मंडल को भी कायोसर्ग की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा है अवेकनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ है समता का विकास, अपने भीतर अनेक समभाव का उत्पन्न हो जाना। एक घटना घटती है, व्यक्ति विचलित हो जाता है, राग द्वेष से ग्रसित हो जाता है। एक घटना घटती है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है। हम किसी भी घटना के प्रति सम रहें, ये है ज्ञाता दृष्टा का विकास। न दुखी हो रहे हैं न सुखी हो रहे हैं, ऐसी अवस्था को उत्पन्न कर लेना ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास है, और वह कायोसर्ग से संभव है। कायोसर्ग करने से नेचुरली ये घटना घटित होने लग जाती है। तीसरा लाभ कायोसर्ग का बताया गया, इट इम्प्रूव्स टॉलरेंस पावर। जो व्यक्ति कायोसर्ग की साधना करता है वो निश्चित रूप से अपने समता का विकास कर लेता है, सहनशीलता का विकास कर लेता है। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा मुख्य अंग है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा क्या है? हमारे शरीर में 13 चैतन्य केंद्र हैं और 13 चैतन्य केंद्रों में सबसे नीचे जो शक्ति केंद्र है उसमें ऊर्जा भरी पड़ी हुई है। और यह निश्चित ही जीवन विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि शक्ति केंद्र ऊर्जा का भंडार है, जिसे हम सेंटर ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा को ज्ञान केंद्र, जो मस्तिष्क के सबसे ऊपर के भाग में है, उसे ज्ञान केंद्र कहते हैं। और शक्ति केंद्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना, ऊपर की ओर ले जाना, ज्ञान केंद्र तक पहुंचाना अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा का क्या उद्देश्य है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शब्दों में कहूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अंतर यात्रा के 3 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। वो है ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, अपलिफ्टमेंट ऑफ एनर्जी। जो ऊर्जा शक्ति केंद्र में पड़ी है उसको ज्ञान केंद्र तक पहुंचाना एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट, यानी अंतर्मुखता का विकास। मनुष्य बाह्य प्रवृत्तियां करता है, इसीलिए उसका दृष्टिकोण भी बाह्य हो जाता है। वो दिन रात बाहर का चिंतन करता है, अपने भीतर क्या हो रहा है भीतर की चिंता नहीं करता है और जानता भी नहीं है कि भीतर क्या हो रहा है। तो अंतर यात्रा का दूसरा मुख्य पर्पस है कि वो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाए। तीसरा है टू अवेक सुषुम्ना, यानी सुषुम्ना का जागरण। व्यक्ति सुषुम्ना के महत्व को नहीं जानता है। जो व्यक्ति सुषुम्ना के महत्व को जानता है वही आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, या यूं कहूं अध्यात्म की ऊंचाइयों के लिए सुषुम्ना का जागरण जरूरी है। और अंतर यात्रा का यही तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साइंटिफिक बेस ऑफ इंटरनल ट्रिप, यानी अंतर यात्रा का वैज्ञानिक आधार। हम अंतर यात्रा को विज्ञान के संदर्भ में समझें, इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले ऊर्जा को समझें कि ऊर्जा क्या है। जैसा कि एक सिंपल सी बात है, आप सभी जानते होंगे, मनुष्य भोजन करता है उससे वह ग्लूकोज प्राप्त करता है, श्वास लेता है उससे ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के घर्षण से उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और वह ऊर्जा प्रत्येक सेल में निर्मित होती है। ऊर्जा एक है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। यानी ऊर्जा के अभिव्यक्ति के 3 माध्यम हैं, शरीर, मन और भाव। जब हम फिजिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, इन सब कार्यों के लिए हम फिजिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम मन के स्तर के कार्य करते हैं, यानी हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम मेंटल ऊर्जा का यानी मेंटल एनर्जी का उपयोग करते हैं। और जब हम नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर आते हैं, हम नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, खुशी या सुख का अनुभव करते हैं, सुखी या दुखी होते हैं,
तो उस समय में कहते हैं कि हम इमोशनल एनर्जी यानी भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न है कि इन तीनों ही प्रकार के कार्यों में जब हम शारीरिक कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं और इमोशनल कार्य करते हैं, इन तीनों ही कार्य में हम अलग अलग स्थान से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जब आप फिजिकल कार्य करते हैं तो आप मस्कुलर सेल्स में रही हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन वी परफॉर्म फिजिकल वर्क वी यूज एनर्जी फ्रॉम मस्कुलर सेल्स। और जब हम मानसिक कार्य करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम की जो ऊर्जा है उसका अधिक उपयोग करते हैं, यानी वहीं से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और हम मेंटल कार्य करते हैं। और तीसरा, जब व्हेन वी परफॉर्म इमोशनल टास्क वी यूज एनर्जी फ्रॉम सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम, यानी ग्रंथि तंत्र में जो ग्रंथि तंत्र की सेल्स में जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम इमोशनल कार्य जैसे सुखी दुखी होना या गुस्सा करना, ये भावनात्मक जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए हम ग्रंथि तंत्र से या ग्रंथि तंत्र की जो सेल्स हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मुख्य बात यह है कि जब हम मानसिक कार्य करते हैं तो मानसिक कार्य में हम नर्वस सिस्टम का उपयोग करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम ही मानसिक कार्य के लिए अधिक उपयोगी है या उपयोग हम करते हैं। नर्वस सिस्टम के दो मुख्य पार्ट हैं, आप जानते हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क सबसे ऊपर का जो भाग है हमारे शरीर का और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम अनेक कार्य संपादित करते हैं। मस्तिष्क का सीधा संबंध है मानसिक कार्यों से। हम मानसिक कार्यों को पहले समझें। मानसिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, लोअर मेंटल वर्क और हायर मेंटल वर्क। जो लोअर मेंटल वर्क है, जैसे सामान्य सरल सा छोटा सा चिंतन करना, थोड़ी बहुत कल्पनाएं करना, छोटी मोटी जो भी छोटे मोटे चिंतन के जो भी कार्य होते हैं उनको हम लोअर मेंटल वर्क कहते हैं, और वो हम सामान्यतः करते ही हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम चिंतन नहीं करते। हम कोई भी कार्य करते हैं तो चिंतन करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, स्मृति करते हैं, और ये सब जो सामान्य स्तर पे करते हैं उनको हम लोअर मेंटल वर्क कहते हैं। और ये जो मेंटल वर्क है, लोअर मेंटल वर्क है, वो लगभग हम आहार और श्वास से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी से ही इसका संपादन करते हैं। लेकिन एक प्रकार का वर्क होता है, वो है हायर मेंटल वर्क। हायर मेंटल वर्क में रीजनिंग, इंट्यूशन यानी अंतर्दृष्टि और विवेक शक्ति, तर्क शक्ति, ये सब कार्य आते हैं। इन कार्यों के लिए हमें विशिष्ट शक्ति की जरूरत होती है, विशिष्ट ऊर्जा की जरूरत होती है, और इन विशिष्ट ऊर्जा के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और मस्तिष्क के पास वो ऊर्जा आहार और श्वास से प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए उसे शक्ति केंद्र का उपयोग करना पड़ता है। तो जो शक्ति केंद्र में ऊर्जा है उसको हम यदि ऊपर उठाएं तो हमें ज्ञान केंद्र तक यानी हमारे मस्तिष्क तक विशिष्ट शक्तियों के लिए ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो अंतर यात्रा का जो वैज्ञानिक बेस है वो यही है कि जो शक्ति केंद्र में ऊर्जा पड़ी है उसको ज्ञान केंद्र तक पहुंचाएं और उससे पूरे शरीर को लाभान्वित करें, यानी मानसिक शक्तियों को बढ़ाएं, मानसिक उपलब्धियां हासिल करें। स्पिरिचुअल बेस ऑफ इंटरनल ट्रिप, अंतर यात्रा का आध्यात्मिक आधार। हमने अंतर यात्रा की वैज्ञानिक चर्चा की। अध्यात्म के संदर्भ में भी यदि कहूँ तो लगभग यही बात है कि अध्यात्म आचार्य भी यही मानते हैं कि हमारे शक्ति केंद्र में ऊर्जा छिपी हुई है और उस ऊर्जा को ज्ञान केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है। और जब ये ऊर्जा ज्ञान केंद्र तक जाती है तो उससे दो फलित होते हैं। पहला है ईड़ा और पिंगला का संतुलन। ईड़ा और पिंगला दो ऐसी नाड़ियां हैं जो सुषुम्ना के दोनों ओर दाईं और बाईं ओर रहती है। ईड़ा शांत प्रकृति की नाड़ी है और पिंगला गर्म प्रकृति की नाड़ी है। जब ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति में दब्बूपन आ जाता है, यानी अधिक सक्रियता दब्बूपन को बुलावा देती है। तो पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। तो इन दोनों में संतुलन आवश्यक है। शरीर में इनका संतुलन करने के लिए अंतर यात्रा का प्रयोग जरूरी है। और दूसरा है सुषुम्ना का जागरण। जब व्यक्ति प्राण के प्रभाव को सुषुम्ना में प्रभावित करना शुरू कर देता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता घटित होती है। तो आध्यात्मिकता को घटित करने के लिए अंतर यात्रा का प्रयोग जरूरी है। जब व्यक्ति अंतर यात्रा का प्रयोग करता है तो धीरे धीरे प्राण का प्रभाव सुषुम्ना में होने लगता है
और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है। तो अध्यात्म आचार्य के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से ईड़ा और पिंगला के संतुलन के लिए और सुषुम्ना के जागरण के लिए अंतर यात्रा जरूरी है। आज हमने प्रेक्षा ध्यान के 2 विषय कायोत्सर्ग और अंतर यात्रा की चर्चा की। कायोत्सर्ग के विभिन्न आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ की चर्चा मैंने की और अंतर यात्रा की भी चर्चा की। इसी के साथ आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। आगे हम और चर्चा करेंगे। ओम।